मेरा क्रांतिकारी लाल सलाम। आज हमारा देश में स्वतंत्र दिवस के रूप में 4 को मनाया जाता है। तो उस कड़ी में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम स्वतंत्र कहते हैं, मतलब स्वतंत्र का मतलब क्या है, उसका जो परिभाषा दी गई है। स्वतंत्र का मतलब आप फ्री है, किसी का नियंत्रण में नहीं है, इस चीज़ को मतलब स्वतंत्रता कहा जाता है। लेकिन आप देखा जाए तो यहाँ पे जो वास्तविक स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता है नहीं। आपको इस चीज़ को इस रूप में बताना चाहूँगा, जैसे किसी शॉप फ्लोर में एक सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजर बहुत ही तनाशाही था, बहुत बदमाश था और लोगों के ऊपर अत्याचार करता था। फिर वहाँ पे जो वर्कर थे या जो भी लोग काम करते थे वो उस सुपरवाइजर से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उसको हटाने के लिए उन्होंने कुछ कंप्लेन कराया, किसी कारण वो सब कुछ सुपरवाइजर को वहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद दूसरे एक सुपरवाइजर आ गया, वो थोड़ा शांति प्रिय था, उदार था। तो उस सुपरवाइजर के प्रति लोगों के मन में एक प्रेम भावना जग गया। फिर इससे एक सुपरवाइजर से दूसरे सुपरवाइजर जैसे आया, ऐसे ही हम ये देखते हैं कि पहले हमारा देश में 1947 अगस्त 15 में ब्रिटिश सरकार पहले हमारा देश को शासन करता था। उसके बाद हमारा देश में भारत सरकार आ गया। पहले भी जैसे सुपरवाइजर था, फिर उसके बाद दूसरे सुपरवाइजर आ गया। ऐसे ही पहले जैसे आपका सरकार था, ब्रिटिश सरकार था, उसके बाद भारत सरकार आ गया। जैसे पहले आपके अंदर लोहे की बेड़ियाँ बंधी हुई थी, फिर उसके बाद आपके सोने का बेड़िया बांध दी गई। लेकिन आपको पहले भी किसी के कंट्रोल में थे, अभी भी किसी के कंट्रोल में थे। तो आपको कहीं भी मतलब आज़ादी नहीं है, आप फ्री नहीं है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने अपना ऐतिहासिक प्रतिवाद में एक सिद्धांत दिया है कि उन्होंने पहले कहा कि हमारा जो समाज था वो आदिम साम्यवाद था। आदिम साम्यवाद में किसी का सरकार नहीं था, कोई किसी का मतलब नियंत्रण में नहीं था। वहाँ पे लोग जंगल में जाते थे, अपना जो भी खाने का संसाधन थे वो ले आते थे, फिर जो शिकार करते थे शिकार करके खाना वगैरह खाते थे, अपना ज़िंदगी मतलब जीते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये हो गया कि वहाँ पे जैसे संसाधन धीरे धीरे जैसे परिस्थिति का डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट होने के बाद ये हो गया कि कुछ लोगों ने कुछ संसाधन के ऊपर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, एक राजा हो गया। राजा फिर अपने अंदर में एक जो संसाधन है कब्जा करने लगा, फिर शासन करने लगा। जैसे वो राजा है, फिर उसके बाद जैसे आदिम समय के बाद आप दास सिस्टम आ गया। दास सिस्टम के बाद आपका सामंतवाद सिस्टम आया। सामंतवाद में जो सामंत थे वहाँ पे जो जागीरदार, उन लोगों से मेहनत करवाया जाता था। फिर उन लोगों को जो मेहनत करवाया जाता था कुछ जिससे दिया जाता था, लेकिन उन लोगों को उसी कंट्रोल में, जिससे राजा के कंट्रोल में थे, यहाँ पे जागीरदार। फिर उसके बाद आपको पूंजीपति व्यवस्था आ गया। पूंजीपति व्यवस्था में क्या हुआ, पूंजीपति अपना नियंत्रण में हार जितना भी संसाधन है और राज्यों को अपना कंट्रोल में लेकर के वो लोगों को शासन करता था। यहाँ पे आप जो फेज वाइज आ रहा है, जैसे आपका आदिम साम्यवाद से दास व्यवस्था, दास व्यवस्था से सामंत व्यवस्था, सामंत व्यवस्था से आपका पूंजीपति व्यवस्था। पूंजीपति व्यवस्था के बाद कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीपति व्यवस्था को हमको तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हमारा समाजवाद का व्यवस्था आ जाएगा। समाजवाद के बाद हमारा समाजवाद वो एक संक्रमण काल है, जो हमारा जो व्यवस्था टूटा हुआ रहता है उसको ठीक करने का कुछ वक्त लगता है। तो वो संक्रमण काल में आपको सरकार के नियंत्रण में रहेंगे। फिर वो जो व्यवस्था है वो टूट जाएगा। टूटने के बाद व्यवस्था के बाद फिर आपका साम्यवाद आएगा। साम्यवाद में जैसे आदिम साम्यवाद में किसी का नियंत्रण में नहीं होता था, ऐसे ही आप जब साम्यवाद व्यवस्था आ जाएगा वहाँ पे आप किसी का कोई सरकार नहीं रहेगा, कोई मतलब ऐसे नियंत्रण नहीं रहेगा। उस व्यवस्था में जो आ जाएंगे तो हम लोगों को एक्चुअली में प्रकृत आज़ादी मिलेगा, एक सच्चाई आज़ादी मिलेगा। जैसे हम लोगों को एक सत्ता से दूसरे सत्ता में परिवर्तन को आज़ादी कहा जाता है, वो आज़ादी नहीं है। वो आपको जब साम्यवाद व्यवस्था स्थापित हो जाएगा वही चीज़ एक आपका स्वतंत्र आज़ाद है, आपको उसी में आज़ाद मिलेगा। लेकिन वो जो समाजवाद का व्यवस्था या समाजवाद की जो आदिम व्यवस्था साम्यवाद का व्यवस्था आएगा वो कैसे आएगा, उसके लिए मुझे एक मतलब हमारा जैसे जितना भी मजदूर साथी है
आज के डेट में ज़्यादातर जो पूंजीपति का मीडिया है इन लोगों को भ्रमित करके रखता है। मैं उसके माध्यम से छोटा सा एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। हम लोग जब छोटे थे उसी टाइम में स्टोरी पढ़ते थे क्लास 2 में शायद, तो उस स्टोरी में क्या है कि एक जंगल में एक गडरिया ने भेड़ को लेकर के जाता था। फिर वहाँ पे क्या होगा, उसी दौरान एक शेर का बच्चा उसके अंदर शामिल हो जाता है। फिर वो अपना जो ओरिजिनल ताकत थी वो सब कुछ भूल जाता है कि मैं शेर का बच्चा हूँ, ये भूल जाता है। वो अपने आप को भेड़ समझता था। जो भेड़ अपने आप को समझता था तो फिर वो काफ़ी दिन तो ऐसे ही उन भेड़ों के साथ घूमता रहा। फिर कुछ दिन बाद उसी दौरान उसका माँ जो थी वो बहुत परेशान रहती थी शेर का, तो उसमें परेशान रहती थी। तो एक बार फिर उसी जंगल में वो आ गए। फिर उसी दौरान उन्होंने देखने लग गया कि ये तो मेरे बच्चा है। फिर उसको समझाया कि आप एक्चुअली में शेर हैं। तो उन्होंने उसी दौरान मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं शेर नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो शेर नहीं हूँ, तो मैं तो भेड़ हूँ, मैं शेर नहीं। और उन्होंने भी आवाज़ भी शेर के साथ रहते हुए वो आवाज़ भी शेर जैसे ही भेड़ जैसे निकलने लग गया। तो फिर उसका माँ ने उसको कहने लगा कि नहीं, आप शेर हैं, आप भेड़ नहीं है। तो फिर उसको एक नदी के किनारे में लेकर के गया। फिर जैसे नदी के किनारे में लेकर के गया और उन्होंने दिखाया कि अपना शकल को दिखाया। जब उसने अपना शकल देखा कि फिर उन्होंने कहा कि आपका शकल देखो और मेरा शकल देखो, आपका शकल और हमारा शकल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मिल रहा है, आपका शकल और हमारा शकल मिल रहा है। तो आप कौन है, आप भेड़ है या शेर है? तो उन्होंने कहा कि मैं शेर हूँ। तो उसी दौरान उन्होंने अपना आइडेंटिटी को पहचान ली। ऐसे ही आज जैसे हमारा सोसाइटी में जितना भी पूंजीपति है वो हम लोगों को अपना जो जैसे उस शेर का बच्चा ने जैसे भूल गया था अपना आइडेंटिटी, ऐसे ही आज के तारीख में जितना भी मजदूर है वो अपना आइडेंटिटी को भूल रहा है, अपने आप को समझ रहा है कि हम लोग मध्यम वर्ग है या और कुछ मतलब बताते हैं। जैसे जो भी हमारा जैसे DHL में जो काम करते हैं वो अपने आप को सोचते हैं कि हम लोग मजदूर मध्यम वर्गीय है। अपना जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। तो आज ये टाइम है कि जितना भी मजदूर है वो अपने आइडेंटिटी के पहचानने की जरूरत है और अपना जो असली ताकत है, जैसे शेर के बच्चा को उसने माँ ने अपना ओरिजिनल ताकत को महसूस कराया, फिर अपने आप को शेर का आइडेंटिटी मिला। ऐसे ही आज के तारीख में जितना भी मजदूर है अपने आइडेंटिटी को पहचानना पड़ेगा। अपने जो वर्ग है उस वर्ग को आपको पहचानना पड़ेगा, तो भी आप इस पूंजीपति का जो खिलाफ पूंजीपति का जो उन्होंने भ्रमित फैला रखा है और उस जैसे भ्रमित फैला रखा उस भ्रमित को आपको तोड़ना पड़ेगा। और उसको आप जैसे तोड़ दोगे फिर आप जितना भी मजदूर है वो संगठित हो जाएंगे। इसीलिए कार्ल मार्क्स भी कहते थे दुनिया के मजदूर एक हो जाएंगे। जैसे मजदूर इकट्ठा हो जाएंगे और पूंजीपति के खिलाफ संघर्ष करेंगे, फिर वो जो आपका प्रकृत आज़ादी है उसको तोड़ करके आप समाजवाद में एंट्री करोगे, फिर उसके बाद आप साम्यवाद में एंट्री करेंगे। लेकिन आज के तारीख में जैसे इतना सारे हमारा देश में विषमता फैला हुआ है कि आप देख सकते हैं कि देश में आज़ाद होने के बाद 77वां साल हो गया। 77वां साल होने के बाद भी जो दूर दराज गांव इलाका में जो आदमी रह रहा है वो उस चीज़ को बेखूबी अपनी जिंदगी में महसूस भी करा होगा और देखा होगा। वो हमेशा मतलब 100-200 किलोमीटर मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जाना पड़ता है। जैसे हम लोग मतलब हमारा उड़ीसा में हम लोग कभी भी जो भी कोई मतलब मेडिकल का जरूरत पड़ जाता है कि वो 30 किलोमीटर मेनली मतलब 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर दायरे में होना चाहिए, लेकिन वो 20 किलोमीटर दायरे में नहीं होता है। वो जाते हैं कि 100 किलोमीटर दायरे में। आपका छोटे से भी मतलब अल्ट्रासाउंड करने के लिए भी वो 30-40 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो 30-40 किलोमीटर जाने का आपका टाइम भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, बहुत सारे चीज़ बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए आज के तारीख में जैसे जितना भी पूंजीपति है अपने सत्ता को बचाने के लिए तरह तरह का सत्ता को ले आते हैं। आज के तारीख में आप जैसे देखेंगे कि हिंदू फासीवादी सरकार को यहाँ पे लेकर के आए और उसने तरह तरह का भ्रमित कर रखा है लोगों को। आज में आप देख सकते हैं कि काल वर्षों से ये चल रहा है चारों तरफ कि घर घर झंडा लगाओ। उसमें घर घर झंडा लगाने का मतलब नहीं कि आप अगर घर घर झंडा लगाओगे तो आपको जो मूलभूत चीज़ है उसमें आप भूल जाओगे, फिर आप इसी में मशगूल रहोगे और एक राष्ट्रवादी का जो सिगुफा फेंका जा रहा है और उसमें लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और भ्रमित करके जो लोगों का रोजी रोटी का सवाल है, रोजगार का सवाल है, इस चीज़ को उठाने नहीं दे रहा है।
और जैसे आज हम लोग फांसीवादी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे फांसीवादी है, फांसीवादी तो एक विचारधारा ही है, जैसे नेताजी ने आपको बहुत विस्तृत तरीका से समझाया। फिर जैसे जैसे एक विचारधारा मतलब बढ़ता है, फिर बीच में जब कट हो जाता है तो उसके बाद उस विचारधारा को फांसीवाद नहीं, उसके बाद वो लोक फांसीवाद के रूप में आ जाता है। जैसे आपने कई सारे जगह में सुना होगा, जैसे मतलब वेदांतों का नव वेदांतो इस टाइप का आता है, तो इसमें भी बीच में जैसे वो जिन लोगों ने इस विचारधारा को फैला रहा था और उसमें अगर बीच में ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद जो दोबारा जैसे शुरू हो जाता है, मतलब डिसकंटिन्यू हो करके फिर वो जो शुरू हो जाता है, तो इसको लोक फांसीवाद के रूप में जाना जाता है। और लोग जो भी फांसीवाद है, फांसीवाद में आपका ज़्यादातर तो अच्छाई तो है ही नहीं, इसमें ज़्यादातर बुराई है, और इसमें नेताजी ने आपको विस्तृत तरीके से बताया भी है। फिर इन लोगों का जो आर्थिक के मामले में वो क्या करते हैं कि कॉर्पोरेट स्टेट के नाम से वो स्टेट स्टैब्लिश करते हैं, और उस कॉर्पोरेट स्टेट में ये क्या कहते हैं, मजदूर और पूंजीपति सहभागिता में रहेंगे, वहाँ पे और कोई नहीं रहेगा। लेकिन उसमें मजदूर का जो अधिकार है, उस अधिकार को समाप्त करने के लिए इन लोगों ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा है कि अपने अधिकार को नहीं दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पूंजीपतियों को अधिकार दिया जाएगा। इसी बहाने उन्होंने एक कॉर्पोरेट स्टेट के नाम से अपना आर्थिक विचारधारा को बनाते हैं। अच्छा, इसी के साथ में अपना